हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 13 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सो देख लेते हैं आज हम हमारा पहला कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है ओपेक। समझने की कोशिश करेंगे ये ओपेक क्या है, क्यों खबरों में है और क्या इसका इंडिया मेंबर है या नहीं है। हर एक पहलू पर हमारी नजर होगी। सो ध्यान से सुनिएगा क्या है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आपको याद रखना है ये 13 देशों का एक अंतर सरकारी समूह है, यानी कि यह 13 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्यों, जिसने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1960 में हुई थी और उस दौरान इसमें 5 सदस्य शामिल थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, 1965 से इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। लेकिन मजे की बात यह है कि वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय होने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। अच्छे से याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और अब समझ लेते हैं कि ओपेक के वर्तमान सदस्य कौन से हैं। तो आंसर है अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुला इसके क्या है, आपको याद रखना है, इसके सदस्य हैं। एक और बात आपको याद रखनी है, इससे पहले इक्वाडोर और इंडोनेशिया और कतर भी इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी है। तो ये है आपका ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 5 देशों के द्वारा की गई थी और वर्तमान में 13 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। अच्छे से याद रखिएगा, मैं इस पर क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा कल के क्लास में, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर क्यों न्यूज में है। देखिए, अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पेट्रोल के प्राइस लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड लगातार कम हो रही है। तो डिमांड जब लगातार कम हो रही है तो कहीं ना कहीं कंसर्न जताया है किसने, इन ओपेक कंट्रीज ने। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि क्यों ना अब ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो कम किया जाए, ऑयल का जो बेसिकली ये निकालने का काम करते थे उसको कम किया जाए। इस वजह से ये न्यूज में है। याहू फाइनेंस का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। ऑयल एक्सट्रेट क्लाइम विद नियर टर्म डिमांड कंसर्न ईजिंग। तो ये कंसर्न है डिमांड के। यहां पे आप फिर एक बार देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। यहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। नॉर्थ अमेरिका के देश भी शामिल है और ये सारे अफ्रीका और एशिया के देश भी शामिल है। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन आप जानते हैं कि वियना ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया जो है इसका मेंबर नहीं है। फिर आप ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें वर्तमान में 13 स्टेट्स हैं और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बकिंडो है। तो ये आपको याद रखना है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये अच्छे से आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए ओपेक के बारे में। चलते हैं आगे। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों खबरों में है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज। देखिए है क्या, जब से बाइडेन प्रशासन आया है अमेरिका में, जब से सरकार चेंज हुई है, तो वो सरकार कुछ ऐसी गतिविधियां कर रही है जो कि ठीक नहीं है। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही हाल ही में क्या हुआ है कि भारत की समुद्री सीमा में इन्होंने अभ्यास करने की बात की है, जिस पर भारत ने कंसर्न जताया है कि बिना हमारी परमिशन से आप हमारी संप्रभुता में किस तरह एंटर कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन जो क्लॉज है वो खबरों में रहा था। समझ लेते हैं क्या है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे समुद्र समझौते या कानून सागर संधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे सागर संधि कानून भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। याद रखना है, जो 1973 से 1982 के बीच में हुआ। सी कन्वेंशन लॉ ऑफ दुनिया के महासागरों को उनके उपयोग, व्यवसायों, पर्यावरण, समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ये दिशा निर्देश जारी करता है कि किस प्रकार समंदर का इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग क्या होगा, व्यवसाय की व्यवस्था कैसे काम करेगी, पर्यावरण पर कैसे काम होगा, समुद्री प्राकृतिक संसाधनों का कैसे इस्तेमाल होगा। इसलिए ये दिशा निर्देश जारी करता है और राष्ट्रों को दिशा निर्देश देता है। 1882 में संपन्न कन्वेंशन ने क्वाड संधि 1958 कन्वेंशन को हाई सीज पर बदल दिया। यानी कि आप 1958 में एक संधि हुई थी, उसी संधि को 1982 में बदल दिया गया और 1982 में
क्या की हुई, इसकी शुरुआत हुई। याद रखिएगा, अनक्लोज की शुरुआत हुई। अब है ये है क्या, UNCLOS 1994 से लागू हुआ। याद रखना है, लागू 1994 से हुआ, जब गुआना संधि को पुष्टि करने वाला 60वां देश बना, उसके बाद ये लागू हो गया। ठीक है, और वर्तमान में इसके 167 देश हैं और यूरोपियन संघ इसमें शामिल हो चुके हैं। यह अनिश्चित है कि कन्वेंशन किस सीमा तक तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सहायताबद्ध करता है, यानी कि इसका कोई बेसिकली सीमा नहीं है, लेकिन बस आपको जरूर याद रखना है कि ये है क्या। ठीक है, और हाल में ही न्यूज में क्यों है, तो ये है न्यूज में इंडिया की वजह से। इंग्लिश में यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख, अब इंडिया रिजेक्ट यूएस कन्वेंशन डेट इट्स डोमेस्टिक मैरीटाइम लॉज वॉयलेट यूएन कन्वेंशन, यानी कि यूएन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप, इंडिया का कहना है कि आप हमारी क्या कर रहे हो, मैरीटाइम लॉज को वो कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो। अब यहीं पर समझ लेते हैं कि किसी देश की कितनी टेरिटरी होती है समंदर के अंदर। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको लगाया हुआ है, जैसे मान लो ये कोई देश है, तो इस देश की ये 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होगा, जो जिस पर पूर्ण रूप से संप्रभुता उस देश की होगी। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा देश का नीचे वाला एरिया है और यहां पर मान लीजिए कि ये हमारा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के 12 नॉटिकल माइल तक पूर्ण रूप से वो एरिया हमारे अंडर में आएगा, पूर्ण रूप से उस पर हमारा नियंत्रण होगा और वो हमारी संप्रभुता के अंदर होगा। दूसरा है फिर 24 नॉटिकल माइल तक जो होगा वो कंटीजियस जोन होगा, जो कि हमारे अंडर में आएगा लेकिन कुछ गतिविधियां अलाउ होंगी। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जहां पर कोई भी गतिविधि हमारी बिना मर्जी के नहीं हो सकती। तो ये एरिया डिवाइड होता है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, इस एरिया में घुस रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर हो रहा है। इस वजह से इंडिया ने कंसर्न जताया है कि आप हमारी क्या मैरीटाइम लॉ को वायलेट कर रहे हो, जो कि यूएन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो हाई सी वाला रीजन है, यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल का एरिया में प्रतिबंधित होते हैं, जहां पर आपको अगर एंटर होना है तो किसी देश की परमिशन से ही आप एंटर हो सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समाचार में इरावदी डॉल्फिन। आप जानते हैं इरावदी डॉल्फिन न्यूज में है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, और वो कारण है कि चिल्का लेक में इनकी संख्या पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई है। अब इनकी संख्या डबल हो गई है तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है। इरावदी डॉल्फिन, जिसे ओरेकेला ब्रेविडोसिस कहा जाता है, समुद्र के तटों और बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों और नदियों में पाई जाती है। इसके अलावा यह कहां पे पाई जाती है, तो मैंने अभी बताया ये पाई जाती है उड़ीसा की चिल्का लेक में। इसके अलावा देश के अलग अलग एरिया में यह पाई जाती है, देखेंगे अभी। ऑस्ट्रेलियाई सेल्फिन डॉल्फिन एक जीनस ओरकेला से मिलता जुलता है और इसे 2005 तक एक अलग प्रजाति के रूप में वर्णित नहीं किया गया था, यानी कि जो इरावदी डॉल्फिन है इसे 2005 तक अलग प्रजाति के रूप में वर्णित नहीं किया गया था, लेकिन 2005 में इसे एक अलग प्रजाति घोषित कर दिया गया था। ये स्लेट ग्रे रंग की होती है या स्लेट नीले रंग का भी होता है ये, और ये जीनस ओकेला का एक हिस्सा है जिसे सेल्विन डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये पाई कहां जाती है, तो यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश नदी और समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। केवल केंद्रित लैगून आबादी आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा की चिल्का लेक में। भारत और दक्षिण थाईलैंड के सोंगखला झील में भी ये पाई जाती है। याद रखिएगा समाचार में इरावदी डॉल्फिन क्यों है, और यहीं पर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, डॉल्फिन बूम्स इन उड़ीसा चिल्का लेक। तो उड़ीसा के चिल्का लेक में इनकी संख्या लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल डबल हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन इन चिल्का, इंडियाज लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक एंड अलोंग द ओडिशा कोस्ट हैज डबल्ड दिस ईयर कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे देखिए IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस में ये कौन से में है, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। याद रखिएगा IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको किसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में। चलते हैं अगले। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड, यानी कि हाल में ही आपने देखा होगा कि सुशील चंद्रा जी को क्या बनाया गया है, हमारा नया EC यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अब हम यही समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है। देखिए आप याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड सेकंड यानी कि क्रॉस सेकंड के अनुसरण में राष्ट्रपति ने सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सुशील चंद्रा जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुशील चंद्रा अपॉइंटेड न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए अनुच्छेद 324 के तहत संविधान संसद राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। यानी कि आप जानते हैं 324 के तहत हमारे देश में किसका प्रावधान किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है, जो कि
संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का काम करेगा, उसका दिशा निर्देश देगा, नियमावली तैयार करेगा। अब क्वेश्चन उठता है भारत में चुनाव आयोग की संरचना कैसी है। अगर मैं बात करूं 1950 से लेकर और 1989 तक जो चुनाव आयोग रहा था वो एक व्यक्ति वाला रहा था, यानी कि एक सदस्य रहा था और इसमें एक सदस्य होता था। लेकिन 1989 के चुनाव के समय इसको बहुसदस्यीय बना दिया, यानी कि एक इलेक्शन मुख्य कमिश्नर और इसके साथ 2 कमिश्नर्स को और जोड़ दिया गया, यानी कि 2 कमिश्नर और जोड़ दिए गए और इस प्रकार ये बहुसदस्यीय बना। अब क्वेश्चन उठता है इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मैंने बताया हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जबकि राष्ट्रपति उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर इन 2 अन्य की नियुक्ति की जाती है। आपको याद रखना है एक और बात, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं और 65 वर्ष की आयु तक इन्हें हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर इन्हें हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, इनको सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन यह सुविधा इनको प्राप्त नहीं है, ये दो हैं इनको प्राप्त नहीं है। क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। देखिए एक बार और बात, हमारे संविधान में किस प्रकार का प्रोसेस होगा इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा का हम फॉलो करते हुए क्या करते हैं, इनका चुनाव किया जाता है। तो याद रखिए आपको हाल में ही सुशील चंद्रा जी को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर। और आपको एक और बात याद रखनी है, फर्स्ट जो थे इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था, सुकुमार सेन। ये हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे और इन्हीं की देखरेख में भारत ने पहला अपना चुनाव किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किसके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो हाल में ही चुने गए हैं। अब देख लेते हैं, ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, आप लोग जो इंग्लिश में है वो देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, मेरे एक दोस्त है, उनका एक चैनल है टेलीग्राम पर जहां पर काफी ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपसे कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल का नाम है परीक्षा मंथन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है खबरों में लीलावती पुरस्कार। तो हाल ही में दिल्ली में एक समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री ने अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया। जो अवार्ड विजेता हैं जिन्हें लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्या है यह पुरस्कार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये किसको दिए गए, तमिलनाडु के सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को महिला उद्यमिता के लिए दिया गया है और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को साक्षरता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, लीलावती अवार्ड जो हाल में ही AICTE के द्वारा दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, AICTE टू प्रेजेंट लीलावती अवार्ड अंडर द थीम वुमेन एम्पावरमेंट ऑन अप्रैल 11। तो अप्रैल 11 को ये दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बाबा साहेब बाहिनी संगठन। क्या है ये, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने इसे बनाने की घोषणा की है। देखिए चुनाव जब नजदीक होते हैं, राजनीतिक दल कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़मबाजी करते हैं जिससे कि चुनाव जीत सके। कुछ ऐसा ये है बाबा साहेब बाहिनी संगठन, जिसका स्थापना कौन करेगा, तो समाजवादी पार्टी करेगी। इसके अलावा इन्होंने पार्टी प्रमुख के द्वारा घोषणा की गई है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि बाबा साहेब की जो जयंती है, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, संविधान के फादर थे, उनकी जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने, तो आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख जिनका नाम है अखिलेश कुमार यादव। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आफ्टर दलित दिवाली कॉल्स एसपी टू लॉन्च बाबा साहेब बाहिनी। तो ये आपको याद रखना है, एसपी का मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी से है, जिसे हम सपा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सपा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा बाफ्टा अवार्ड 2021। समझिए जरा, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स 2021 के लिए अवार्ड की घोषणा की गई है और इसमें बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया है, वो दिया गया है नोमैडलैंड को। बेस्ट डायरेक्टर हैं जो जाओ, बेस्ट एक्टर हैं एंथोनियो हॉपकिंस द फादर के लिए, और ये आपको याद रखना बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी नोमैडलैंड के लिए मिला है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है माई ऑक्टोपस टीचर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस मैकडोमर्ड। तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है बाफ्टा अवार्ड के बारे में, जिनकी हाल में ही घोषणा की गई है, ठीक है। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म फेस्टिवल जो कि 10 से 11 अप्रैल के बीच में दिए गए थे, रॉयल अल्बर्ट लंदन में दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड है
और बेस्ट फिल्म ब्रिटिश फिल्म है जिसका नाम है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। एंटोनियो हॉपकिंस बेस्ट एक्टर हैं। फ्रांसिस मैकडोरमैंड क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हैं बेस्ट एक्ट्रेस और ये हैं बेस्ट एक्टर, यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, मोस्ट अवार्ड किसको मिले, नोमैडलैंड को मिले हैं, तो मोस्ट नॉमिनेशन भी नोमैडलैंड एंड रॉफ्ट को होती है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। कैसा लगता है आपको ये? अगर चीजें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बताया कि अगर RO का एग्जाम दे रहे हैं तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चीजें पसंद आती हैं तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे। बहुत व्यू कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इसे छोड़ देना चाहिए, तो सपोर्ट करें आप लोग, जिससे कि ये चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।